हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन शॉट सीरीज का, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस यूज करूंगा और ये हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों ही शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लो, है ना। और आपको क्या करना है, जैसे हम लोग बाकी दो लेक्चर में भी हम लोगों ने किया, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है जब मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा उस टाइम, है ना। तो जब हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था, उस समय मैंने आपको बताया कि जो शेयर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। पहला क्या है बताओ? पहला है हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के पास दो तरीके का प्रेफरेंस राइट रहता है इनके पास, है ना। पहला क्या होता है कि डिविडेंड इनको पहले मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा ही, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि डिविडेंड अगर मिला तो इनको इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनका रहता है। और दूसरा जो है, अगर कभी कंपनी लिक्विडेट अगर हुआ ना, कभी कंपनी बंद होने के हालात में अगर आ गया ना, तो ऐसे केस में कैपिटल रीपेमेंट के टाइम पहले प्रेफरेंस वालों का पैसा मिलेगा, फिर इक्विटी वालों का पैसा मिलेगा। हाँ, बट इन सब वजह से इन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होता जनरल मीटिंग में। सिर्फ इक्विटी वाले ही वोट करते हैं किसी भी रेजोल्यूशन पे, है ना। चलो आ जाओ। बट ये जो चैप्टर हमारा होने वाला है, ये होने वाला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इशू ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिया, है ना। इशू ऑफ शेयर्स हमने अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस भी किया उसका हम लोगों ने। आज हम लोगों को करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ये हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के टाइम मैंने आपको उस समय बोला था कि मैं आपको ये यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो प्रेफरेंस शेयर आप किस बेस पे बात कर रहे हो, उस तरह से हम लोग इन सबको हम लोग बांट सकते हैं। अगर देखो आप डिविडेंड के बेस से अगर बात करते हो ना, तो एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्यूमुलेटिव नेचर का है ना, तो इसका मतलब है मान लो अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लोग डिविडेंड नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट ईयर दोनों मिलाकर दे देंगे। क्यूमुलेट करके हम लोग दे देंगे, नेक्स्ट ईयर हुआ या उसके बाद हुआ, जब भी होगा हम लोग क्यूमुलेट करके हम लोग आपको डिविडेंड हम लोग दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव अगर ये हुआ, तो ऐसे केस में अगर इस साल डिविडेंड मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो फिर आप भूल जाओ, लैप्स हो जाएगा वो, है ना। एक होता है आपका कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे अगर बात करें तो एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो कन्वर्टेबल में क्या होता है कि आपके पास राइट रहेगा, प्रेफरेंस होल्डर्स के पास राइट रहेगा कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन के टाइम में पैसा ना लेके उसको वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा ले। बट उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, कंपलसरी नहीं रहता कभी, ठीक है। और ये नॉन कन्वर्टेबल में क्या है कि आपको पैसा ही मिलेगा, आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। हाँ, कभी कदार देखना आपको मिलेगा कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वो अलग होता है ना। और एक आपका पार्टिसिपेशन के हिसाब से, मतलब यहाँ पर कह देखो, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अगर हुआ ना, तो सरप्लस प्रॉफिट, जब ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो ऐसे केस में हम लोग को सरप्लस प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा मिलता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, बस जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वही मिलेगा और कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और अब हम लोग अगर बात करें रिडम्पशन के हिसाब से, तो दो तरीके का प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। एक होता है रेडीमेबल, दूसरा होता है इरेडीमेबल। देखो अगर मैं बात करूं रेडीमेबल का, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को रिडीम करना है, वापस करना है पैसा। और इरेडीमेबल का मतलब होता है क्या, कि आपको वापस नहीं करना है पैसा जब तक कंपनी बंद नहीं हो। हाँ, लेकिन इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अब इंडिया में अलाउड नहीं है। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 20 साल है। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो अब 20 साल है। 20 साल के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का मतलब क्या होता है, आपको जो पैसा आपने लिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, आपको वो लौटा देना है। क्लियर है ये चीज? हाँ, किसी किसी एंटिटी को 30 साल का टाइम पीरियड अलाउड है, बट वो भी कुछ एक कंडीशंस के साथ। बट नॉर्मली आप अगर ध्यान में रखो तो 20 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलता है। तो एक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है, उसको सेक्शन नंबर 55 को फॉलो करना होता है, उसे टाइम पे रिडम्पशन करना होता है, और बाकी अकाउंटिंग का भी सब कुछ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो, जो लीगल जो पॉइंट्स है अब तो हम लोग लॉ में पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग को यहाँ पर अकाउंटिंग करना है।
हम लोग का अपना काम वही है, मुनीमगिरी वाला, है ना। तो आप पहले, मैं थोड़ा सा आपको पहले मैं नोट से एक बार इंट्रोडक्शन में पढ़वा दूं। Preference shares can be redeemable or irredeemable. However, issue of irredeemable preference shares is not allowed. हाँ, इंडिया के बाहर अलाउड है अभी भी, बट इंडिया में अलाउड नहीं है। Redemption of preference shares means repayment of obligation of company on preference shares on the terms at which they were issued. तो जिन टर्म्स पे हम लोगों ने इशू किया था, उन्हें टर्म्स से हम लोग को अब उसको रिडीम करना पड़ेगा। कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शुड बी satisfied. Redeemable preference shares can be issued for a maximum period of 20 years except they were issued for infrastructure projects. For infrastructure projects, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड फॉर 30 years, बट उसमें भी क्या कंडीशन है, आपको 21st ईयर से आपको 10% करके आपको रिडम्पशन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। सही मारा क्या? ओके। और एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं। पार्टली पेड शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आपको क्वेश्चन ने बोलता है कि आपको पार्टली पेड को रिडीम करना है बाय फॉलोइंग द कंडीशंस, इसका मतलब है कि आप पहले कॉल करो, कॉल करके पैसा लो, उसको फुल्ली पेड बनाओ, फिर आप उसको रिडीम कर सकते हो। मतलब पार्टली पेड शेयर्स रिडीम हो सकते हैं क्या? तो हाँ हो सकते हैं, पहले उनको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको रिडीम कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस। चलो अब आते हैं मेनली यहाँ पर हम लोग अब अकाउंटिंग की तरफ। देखो ध्यान से, तो जब हम लोग शेयर्स इशू कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने क्या एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट। तो जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल था वैसे ही होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी छोड़ो, मैं वो सब बात हटाता हूँ, अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब छोड़ दो। अभी मान लो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर रहे हैं, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 1 लाख रुपया मान लो इस तरह से हम लोगों ने इशू किया था। बट अब जब रिडीम करेंगे तो कैपिटल हमारा घटेगा, कैपिटल कम होगा हमारा ना। मान लो हमारा जो इशू के टाइम हमने यहाँ बात किया ना कि जो जिस टर्म से हमने इशू किया था उसी टर्म से हम लोग को रिडीम करना पड़ेगा। तो इशू के टाइम मान लो बताया हुआ था कि हम लोग जो है 5% के प्रीमियम पे हम लोग इसको रिडीम करेंगे। ठीक है, 5% के प्रीमियम पे हम लोग इसको रिडीम करेंगे। तो अब मान लो आज वो टाइम आ गया जब हम लोग को रिडम्पशन करना है, तो अब कैसे क्या होगा? तो प्रेफरेंस से कैपिटल हमारे पास पड़ा हुआ है कितने का? 1 लाख का। हम लोग बोलेंगे क्या, अब ये हो जाएगा डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपया। हम लोग को प्रीमियम भी पे करना है ना, हम लोग को प्रीमियम भी पे करना है ना। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5%, मतलब 5,000 1 लाख रुपया पे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना? 1,05,000। और हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। बस इतना सा ही काम है हमारा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो आपके बुक्स में जो ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स था वो अब खत्म हो गया, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट क्रिएट हुआ, उसको भी हम लोग हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। अब जो प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है इसको हम लोग को राइट ऑफ करना होता है, तो जनरली इसको हम लोग पीएनएल से इसको राइट ऑफ कर देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000, इस तरह से हम लोग का यहाँ पर ही चलता है ना। इतना ही आसान जिंदगी है। ठीक है, अब देखो अब इसी में थोड़ा मोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आएगा, और कुछ नहीं। अकाउंटिंग ऐसे ही करना हम लोग को, पहले ड्यू करना है रिडम्पशन के लिए, फिर ड्यू करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर इसको रिडीम कर देना है इस तरह से, और पीएल से हम लोग को प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर देना है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ आपको आसान लगेगा आगे चल के। ठीक है, अब देखो जब आप रिडम्पशन करने जाओगे, जब आप रिडम्पशन करने जाओगे तो आपको क्या लगेगा बताओ? यहाँ पर मेनली किस चीज का जरूरत है? सर पैसे का। हर जरूरत तो पैसा से पूरा हो ही जा रहा है आजकल, है ना। समझो वहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही है ना। देखो यहाँ पर, और ये सब जो लोग बोलता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये सब वो सब, ये सब नाटक नहीं देना, ठीक है, ये सब ध्यान में नहीं लाना। खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पूरा मेहनत करो, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। देखो यहाँ पर,
अब देखो, अब सोचो नॉर्मल सा बात है, प्रेफरेंस से रिडीम करना है, क्या चाहिए आपको? पैसा। हर जगह क्या चाहिए? पैसा। ठीक है। अब मेरे पास नहीं, वो अलग बात है, हम गरीब आदमी, बहुत गरीब है हम, लेकिन तुम लोग कमाओ, भयंकर कमाओ, याद रखना बस मेरे को। हाँ भाई, थोड़ा तो हेल्प किया था, 2 मार्क्स भी मेरे वजह से अगर आया तो भी लगे कि हाँ ठीक है चलो हेल्प तो हुआ थोड़ा सा भी। ठीक है। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस से होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब चाहिए हम लोग को पैसा यहाँ पर। अब जो ये पैसा चाहिए ना, ये पैसा, ये सोर्स, ये कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आएगा? तो देखो, ये पैसा हो सकता है कंपनी के पास पहले से फंड में पड़ा हो, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, पहले से कंपनी के पास पैसा ये पड़ा हो। ठीक है। या हो सकता है कंपनी कुछ नया सिक्योरिटी इशू कर दे। नया सिक्योरिटी मान लो हो सकता है आपका शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, है ना। या फिर नहीं हो तो कंपनी मान लो लोन ही ले लिया, या नहीं तो कंपनी अपना कोई एसेट बेच दिया, है ना। तो देखो, ऐसा सोर्सेस अगर हम लोग बात करेंगे ना, हम लोग अगर सोर्स का बात करेंगे पैसा कहाँ से आया, तो ऐसा बहुत सारा सोर्स आपको दिख सकता है। सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि पैसा कहाँ से अगर आया, तो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज किया जा सकता है, नया शेयर्स डिवेंचर्स ये सब इशू किया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, या फिर कोई एसेट बेचा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है ताकि रिडम्पशन हमारा हो पाए टाइम पे। ठीक है। लेकिन आप जितना भी सोर्स बोल रहे हो, मेथड हम लोग दो ही बोलते हैं। मेथड यहाँ पर हम लोग दो ही बोलते हैं। यहाँ पर जब आप रिडीम करो प्रेफरेंस शेयर को, यहाँ पर दो ही तरीके का मेथड यहाँ पर हो सकता है। सर अभी आपने दो बोला, आपने तीन बना दिया यहाँ पर, रुको ना। देखो यहाँ पर एक को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्रेस इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, वो चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन। मतलब मेथड दो ही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है। समझो यहां पर आपने किसी भी सोर्स से अगर पैसा लेकर आया ना रिडम्पशन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस नया शेयर इशू नहीं किया है, तो उसको हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही बोलेंगे। भले ही आपने एसेट सेल किया हो, भले ही आपने एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज किया हो, भले ही आपने कोई डिवेंचर इश्यू किया हो, भले ही आपने कोई लोन लिया हो, चाहे और कुछ भी हो, अगर नया शेयर इशू करके पैसा अगर नहीं आया ना, उसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब मेथड जो है वो दो ही हो सकता है, आइदर आउट ऑफ इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, मतलब आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स चाहे वो इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है हमें। या फिर आपका आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब अगर अदर कुछ भी चीज से अगर आपने इसको अगर मतलब यहाँ पर रिडक्शन अगर आपने किया, चाहे वो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस हो, अगर आपने एसेट बेचा हो, या फिर डिवेंचर्स इशू किया हो, लोन लिया हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और दोनों कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो आपने यहाँ पर 5 लाख रुपया रिडीम किया है, आपने यहाँ पर 5 लाख रुपया रिडीम किया है, 2 लाख का शेयर इशू कर दिया, 3 लाख रुपया यहाँ से यूज कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे इसको कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का, 5 लाख रुपया कॉम्बिनेशन में हो गया, इस तरह से भी चलेगा। तो पहले आप ये क्लियर कर लो कि आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है। अब आप समझना, जब भी कभी जब भी कभी आप इस मेथड को छोड़कर इसमें जाओगे, जब भी कभी आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे, तो एन अमाउंट equal to the nominal value of
shares redeemed an amount equal to the nominal value of the shares redeemed shall be transferred to CRR, capital redemption reserves, out of free reserves। मतलब फ्री प्रॉफिट जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, आपको वहां से कि देखो आपने बोला ना कि हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट बोलने का मतलब यही है कि आपको अपने प्रॉफिट्स में से, मतलब फ्री रिजर्व्स में से आपको कुछ अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू, एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड। तो सर अगर हमने ऐसा किया कि मान लो हम लोगों ने 5 लाख का शेयर रिडीम किया, 5 लाख का फेस वैल्यू, 5,40,000 में 8% का प्रीमियम दे दिया, और इसके लिए हम लोग 2 लाख रुपया का शेयर नया इशू कर दिए, तो क्या हम लोग को 5,40,000 माइनस 2 लाख, 3,40,000 हम लोग को सीआरआर में डालना पड़ेगा क्या? ऐसा है क्या? नहीं। फेस वैल्यू कितना था? 5 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख रुपया सीआरआर में डालना पड़ेगा फ्री रिजर्व से। तो इसका मतलब हम लोग अगर एक भी रुपया हम लोग अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर हम लोग रिडीम कर रहे हैं, तो हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। अब बात यह है कि ये सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है क्या, हम लोग ऐसा ट्रांसफर क्यों करते हैं, और इसका यूज क्या है। देखो अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से अगर देखा है तो आपको समझ में तो आ ही गया, इसका यूज बस एक ही होता है, बोनस शेयर्स बांटना, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स बांटना। पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने में नहीं यूज कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स देने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, उसका एक ही यूज है। बट ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा मैं। पहले एक छोटा सा मुझे क्वेश्चन कराना है, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको क्यों सीआरआर में हम लोगों को ये ट्रांसफर करना पड़ता है ना। आ जाओ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। धीरज लिमिटेड had 5,000 10% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up. The company had to redeem these shares at a premium of 10%। ठीक है, अब देखो इन लोगों के पास 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया वाला 110 करके लौट आ रहा है, तो अब 5,50,000 रुपया चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या बोल रहा है देखो, इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये आउट ऑफ फ्रेश इशू में काउंट हो जाएगा। 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपया। 2,000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100। अब देखो आया तो है यहाँ पर 2 लाख रुपया, 2,000 इंटू 100, बट क्या ये आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में काउंट होगा? तो नहीं, ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाले में काउंट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब हम लोग 5 लाख का फेस वैल्यू का चीज हम लोग रिडीम कर रहे हैं, और हम लोग 4 लाख रुपया हम लोग यहाँ पर नया इशू कर दिए हैं शेयर्स का, तो हम लोग को 1 लाख रुपया सीआरआर में डालना पड़ेगा। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अकाउंट्स वर रिसीव्ड इन ऑल द अमाउंट्स होगा, ठीक है, यहाँ पर received in full, the payment was duly made, the company had sufficient profit। ये जो लाइन बोला ना sufficient profit, इसका बोलने का मतलब यही है कि आपको अगर सीआरआर में डालना ना 1 लाख रुपया, पैसा इनके पास इनफ है, आप टेंशन नहीं लो। मतलब प्रॉफिट्स में पैसा बहुत पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। सो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो चलो आओ हम लोग यहाँ पर पहले ड्यू करते हैं रिडम्पशन के लिए। कितना परसेंट प्रेफरेंस है? 10%। redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8 है कि 10 रुपया ना शायद, अच्छा 8 तो मेरे एग्जांपल में था, यहाँ 10 रुपया 10% पे, तो टोटल 5,50,000 हम लोग को यहाँ पर पे करना है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5,50,000। ठीक है, अब हम लोगों को इशू करना है पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं डेबिट कर दे रहा हूँ अभी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 100, अच्छा नहीं 40,000 इंटू 10, 4 लाख ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिवेंचर्स इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स। ठीक है, अब जैसे ये सब हो गया, अब आप यहाँ पर रिडम्पशन कर दो, आ गया पैसा आपके पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000। ठीक है, हो गया ये भी। और हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब ये जो प्रीमियम है इसको हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। ठीक ना, और अब हम लोग को ये दिखा था कि नया जो देखो फेस वैल्यू कितना रिडीम हुआ है, फेस वैल्यू रिडीम हुआ यहाँ पर 5 लाख का, और कितना का फेस वैल्यू हम लोग इशू कर दिए हम लोग, 4 लाख का। तो यहाँ पर 1 लाख रुपया हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। तो यहाँ पर मान लो पीएल से ही कर दी, जनरल रिजर्व से कर दिए हम लोग, सफिशिएंट तो प्रॉफिट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कि मान लो अगर यहाँ पे मैं अगर ये बोलता कि यहाँ जो शेयर्स हमने इशू किया नया वाला ना 1 लाख में, ये हम लोग 4 लाख किया ना, हाँ 4 लाख, अगर हम लोग इसको 10% प्रीमियम पे कर देते, 11 रुपये पे करते, और यहाँ पर 4,40,000 रुपया अगर आता, तो कितना ट्रांसफर होता सीआरआर में, तो भी 1 लाख ही ट्रांसफर होगा। एक बात ध्यान में रखना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कितना आपने नया इशू किया है, तो नया इशू का भी सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर करना, प्रीमियम नहीं। सर डिस्काउंट पे हुआ तो अब तो वो अलाउड ही नहीं है, पता ही है आपको। तो एक बात ध्यान में रखना, कितना फेस वैल्यू आपने रिडीम किया, 5 लाख, भले ही 4,40,000 हमारे पास आया रहता, बट कितना का फेस वैल्यू का नया शेयर इशू हुआ था, 4 लाख। तो ये इतना ही होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। चलो पहले यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं नोट्स में। तो सोर्सेस, सोर्सेस फॉर रिडम्पशन बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना, इसका लिमिट ही नहीं है। फंड फॉर रिडम्पशन, इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज, कोई शेयर्स इशू कर दिया, कोई डिवेंचर इशू कर दिया, कोई एसेट सेल कर दिया, फंड अवेलेबल विद द कंपनी, लोन ले लिया, बहुत सारा सोर्सेस हो सकता है, बट मेथड मेनली दो ही है। ठीक है, मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस चलेगा, बट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, नॉट डिवेंचर्स। Redemption out of profits of the company that is otherwise available for distribution of dividend, मतलब फ्री रिजर्व, फ्री प्रॉफिट से। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, जो हम लोगों ने अभी किया, 4 लाख का नया शेयर और बाकी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो क्लियर है ये चीज। यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर, whenever redemption of preference shares और buyback of shares भी जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट में हम लोग जब, तो भी वहां देखेंगे हम लोग क्या, कि अगर अदर देन बाई इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स अगर हो रहा है, मतलब अगर वो प्रॉफिट से अगर हो रहा है, तो हम लोगों को एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, या फिर अगर इक्विटी शेयर हुआ अभी इतना बॉट बैक हम लोग करेंगे, उसको हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, और उस सीआरआर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स हम लोग इशू करते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया।
समझ में भी आ गया, बट अभी भी लॉजिक नहीं पता ऐसा क्यों होता है, समझाऊंगा 5 मिनट तो समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से कैसे निकालना हम लोग को, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड जो कि 5 लाख था अपने केस में अभी, माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, पर ध्यान रखना इस प्रोसीड में यहाँ पर कभी भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लाख ही हम लोग लेंगे, भले ही 4 लाख 40 क्यों नहीं रहता, है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और ये वाला अभी हम लोगों ने कर ही लिया, है ना। ओनली फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैन बी कंसीडर्ड हेयर एंड नॉट इशू ऑफ डिवेंचर और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इफ एनी। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ही कंसीडर करना है इसमें। क्लियर है क्या? और यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं ना? चलो। देखो, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करते ही क्यों है ना। देखो, लेट ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। जो पुराना वाला बैलेंस शीट आपको याद है, जो ओल्ड बैलेंस शीट था हमारा टी फॉर्म में, है ना। कैसे क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, मान लो ये हमारा कैपिटल है, शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर है 3 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स है 2 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके अंडर फ्री रिजर्व से मान लो 6 लाख का, अपने पास नॉन करंट लाइबिलिटी है 3 लाख, अपने पास लेट करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। ठीक है, सब मिलाया कितना हो रहा है, 3 2 5 6 11 और 5 16 लाख। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास एसेट्स में पीपीई है 10 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 2 लाख, और मान लो कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो टोटल एसेट आपको दिख रहा है, नेट एसेट, नेट एसेट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 10 4 14 और 2 16 लाख, है ना। ये 16 लाख रुपए जो दिख रहा है आपको टोटल एसेट, नेट एसेट कितना है यहाँ पर 11 लाख का। वो कैसे, तो 5 लाख का लाइबिलिटी भी तो माइनस होगा नेट एसेट करने में, मतलब 11 लाख का नेट एसेट है। तो ये दिख रहा है इन 5 लाख वालों को, आप सोचो एक बार, ये जो डेट जिन्होंने हमें दे रखा है, जो उधार दे रखे हैं हम लोगों को, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में वो डिवेंचर हो सकता है, बैंक का लोन हो सकता है, कुछ भी है। ये जो लोग 5 लाख रुपया पाते हैं उनको तो पता है ना कि यहाँ पर इनके पास इतना इतना एसेट्स तो है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बट अब सोचो कैसा होगा कि यहाँ से धीरे धीरे करके जो है ओनर्स निकलना चालू हो जाए, मतलब एसेट बेचकर कैपिटल का रिडम्पशन चालू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इन लोगों को डर लगेगा कि नहीं लगेगा, इन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होगा कि नहीं होगा, कि भाई ये लोग तो एसेट बेच के खुद का पैसा लेके निकल रहा है, तो सोचो मालिक ही निकल रहा है बिजनेस से, तो बाकी जो लोग उधार दिया है उसको डर तो लगना शुरू होगा ना। हाँ, शुरू तो होगा, शुरू तो होगा। तो बोलता देख भाई, अगर तुमको इसको रिडीम करना है, मान लो इसमें तुम सोच लिया कि इसमें से 50,000 रुपये रिडीम करना है, 50,000 का फेस वैल्यू का चीज रिडीम करना है, तो कोई बात नहीं, नया 50,000 का शेयर इशू करो। तो उससे क्या होगा, टोटल कैपिटल पहले भी 5 लाख था, 50,000 फिर से आ जाएगा तो और फिर से 5 लाख ही हो जाएगा। बोला हाँ कर लो ऐसा। अगर नहीं कर पाया तो भी एक उपाय है, ठीक है, 50,000 रिडीम किया ना, 50 जब तुम रिडीम कर दिया है तो तुम्हारे पास अगर फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास अगर फ्री रिजर्व में पैसा अगर पड़ा हुआ है, तो वहां से सीआरआर में ट्रांसफर करो, मतलब पैसा को ब्लॉक करो। तो अब क्या होगा, तुम्हारे पास फ्री रिजर्व पड़ा रहेगा कितना पता है, 5.5 लाख। सीआरआर पड़ा रहेगा तुम्हारे पास 50,000, और तुम्हारे शेयर कैपिटल में इक्विटी रहेगा, कितना था, 3 था ना, 3 लाख, और इसके साथ प्रेफरेंस रहेगा 1.5 लाख।
और कल के दिन में जब ये CRR यूज किया जाएगा, बोनस शेयर जब इसे बांटा जाएगा, फिर से ये शेयर बन जाएगा। तो मतलब क्या होगा, आपका फ्री रिजर्व को ब्लॉक किया गया, फिर उसी को कैपिटल बना दिया गया, मतलब उसी को कैपिटलाइज कर दिया गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब समझो, वरना ये पैसा भी तो ये लोग डिविडेंड लेके भाग जाएगा ना, क्योंकि फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कुछ भी कर सकता है उस पैसा से ये लोग। तो फ्री रिजर्व का पैसा है तो डिविडेंड बांट लेगा ये तो इससे। तो इसका मतलब कभी भी देखो, आपके पास अब दो ही ऑप्शन है। आप जब प्रेफरेंस से रिडीम करना चाहते हो ना, आपके पास दो ही ऑप्शन है। आइदर आप न्यू शेयर लेकर आओ, नया शेयर आप इशू करो, ठीक है। सर नया शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, वहां से ब्लॉक करो, CRR में डालो, फिर वहां से इसको बोनस शेयर बना दो, है ना, फिर वो शेयर बन जाएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे पास फ्री रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा हुआ है, सर हम नया शेयर भी इशू नहीं करना चाहते हैं, तो बेटा आप रिडम्पशन भी नहीं कर सकते हो। और सोचो कितना गंदा होगा, कितना ज्यादा ही गंदा होगा कि तुम क्या कर रहे हैं, तुम नया लोन ले लिया, मैं लाइबिलिटी और बढ़ा लिया। सोचो था ना अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन में आया था, डिवेंचर इशू कर दिया। तो नया डिवेंचर इशू करके, नया और लोन लेके बैंक से तुम क्या कर रहा है, तुम शेयर्स को रिडीम कर रहा है। मतलब उधारी ले लेकर, लोन ले लेकर तुम ओनर्स का पैसा चुका रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, कि दो में से कोई एक ही तरीका है, आइदर नया शेयर इशू करो, या फिर क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्री रिजर्व में से पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, CRR में डालना पड़ेगा, और वो CRR फिर बोनस शेयर के थ्रू शेयर कैपिटल बन ही जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर तो हो गया, अब तो सब पक्का क्लियर हो गया हम लोग को, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं यहाँ पर, देखो अब आपको समझ में ये चीज आएगा। Whenever redemption of preference shares or buyback of shares made other than by issue of fresh shares, that is from the profits of the company, then the amount equal to the nominal value of preference share redeemed or equity shares bought back should be transferred to CRR। क्लियर ना? और अब क्या ध्यान में रखना है, कैसे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इतना CRR में आपको ट्रांसफर करना है। प्रोसीड में आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं लेना है, तो सर सीधा सीधा बोल देना फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, सर ऐसे बोल देना फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, वो भी तो चलेगा सर। नहीं चलेगा, ऐसे कैसे नहीं चलेगा सर, ऐसे कैसे नहीं चलेगा। आप ही तो देखे ना, अभी 5 लाख का हम लोग शेयर रिडीम किए थे वहां पर, और 4 लाख का फेस वैल्यू का चीज हम लोग यहाँ पर इशू कर दिए थे, तो 1 लाख ट्रांसफर किए थे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो सकता है कि वो अमाउंट के हिसाब से गलती ना हो, बट टेक्निकली ये चीज रॉन्ग हो जाएगा, और हर जगह अमाउंट के हिसाब से भी सही नहीं होगा। सर क्या बोलना चाहते, सब उड़ गया, सब उड़ गया। देखो एक बात ध्यान में देखो, यहाँ पर मैं ये बस ये बोलना चाहता हूँ कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम माइनस प्रोसीड्स आपको लेस करना है। जब प्रोसीड का बात आता है ना, कितना रुपया हाथ में है, आपको ये चेक करना है, प्रीमियम का पैसा काउंट नहीं करना है। हो सकता है, देखो क्या पता है, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर शेयर्स रिडीम करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर शेयर्स रिडीम करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ एक पैसा यहाँ जाकर मिले। जैसे हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स हम लोगों ने इशू किया है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसमें 3 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया ऐसे मिलने वाला है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, कॉल का पैसा मिलने वाला 2 रुपया यहाँ पर, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपया। और आपको रिडीम करना प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर, आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, पता है कितना, 20 लाख का। तो आप 20 लाख माइनस 1 लाख इंटू 10, फेस वैल्यू नहीं बोलोगे 10 लाख रुपया, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे 20 लाख माइनस 8 लाख, क्योंकि आपको अभी तक 8 लाख रुपया ही आपको मिला है, आपको अभी तक 8 लाख रुपया ही मिला है। इसका मतलब हम लोगों को ये चेक कर लेना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन जब हो रहा है उस टाइम तक पूरा पैसा मिला है कि नहीं मिला है, मतलब प्रोसीड्स, मतलब पैसा हमारे पास आया कि नहीं आया। अगर ऐसा है, कुछ एक कॉल वगैरह का पैसा अगर बाद में मिलने वाला है, तो वो हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। सर ऐसा कोई क्वेश्चन करा दीजिए ना, हम लोग को मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मजा आएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा मजा, तो चलो आज
आओ जो कराता हूँ मजा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड shows the following balances as on 31st December 2019। 6 लाख इक्विटी शेयर है इनके पास और 10 इच फुल्ली पेड अप है। 3,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 इच 80 पेड अप है। ठीक है। सिक्योरिटीज में पैसा पड़ा हुआ 6 लाख रुपया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 18 लाख का और जनरल रिजर्व है 35 लाख का। Under the terms of issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2020 at a premium of 10%। अब देखो ये रिडीमेबल है तो ये तो अभी रिडीम होगा 10% पे, बट बात यह है ये तो फुल्ली पेड ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग कॉल करना पड़ेगा, फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है सर। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, क्योंकि देखो जब ये फुल्ली पेड बन जाएगा, आप समझो अभी ये 30,000 शेयर्स है ना, जब फुल्ली पेड बन जाएगा तो इंटू 100 30 लाख हो जाएगा। उसके ऊपर 10% का प्रीमियम, तो हम लोग को 33 लाख रुपीस हम लोगों को पे करना रहेगा, तो पैसा चाहिए ना। ठीक है। तो बोलता है क्या है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ फ्रेश इशू ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहा है यहाँ पर, शेयर्स इशू कर रहा है। ये लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट 10+2, 10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम पे कर रहा है, 20% प्रीमियम, जिसमें ₹2 इनको देना है एप्लीकेशन पे, ₹7 देना है इनको इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस जो आएगा वो आएगा 1 जनवरी 2021 को, मतलब एक कॉल उनको देना है 1 जनवरी 2021 को। ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2020। तो समझो 1 मार्च 2020 तक एप्लीकेशन भी आ गया होगा, 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख रुपया, और 1.5 लाख इंटू ₹7 का अलॉटमेंट, जिसमें ₹5 7.5 लाख कैपिटल और 3 लाख का प्रीमियम, ये दोनों ही आ गया होगा। कहां तक, 1 मार्च 2020। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव बाय 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च तक सब पैसा मान लो आ गया। ठीक है, बट अब जो यहाँ पर 1 जनवरी 21 को, 1 जनवरी 31 कितना है ये, 1 जनवरी 2021 को ये पैसा मिलने वाला हम लोग कॉल का, 1.5 लाख इंटू कितना बचता है, 2 और 7 9, तो ₹3, अभी ₹4.5, ये 4.5 लाख रुपया जो है ये तो मिलेगा 1 जनवरी 2021 को। और रिडम्पशन कब करना हम लोग को, रिडम्पशन करना हम लोगों को 31 मार्च को। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 55। इसका मतलब कॉल पहले किया गया है, उसको फुल्ली पेड बनाया गया, फिर उसको रिडीम किया गया। You are required to pass the necessary journal entries and also show how the relevant items will appear in the balance sheet of the company after the redemption carried out on 31st March 2020। तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज बस ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जब हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करने का बात जब आएगा ना, तो उस समय ये कॉल वाला पैसा कंसीडर मत करना। इसका मतलब आपने यहाँ पर रिडीम किया है 30,000 इंटू 100, फेस वैल्यू 30 लाख, फेस वैल्यू 30 लाख माइनस प्रोसीड आप कितना काउंट कर सकते हो, 1.5 लाख इंटू 2 प्लस इसका 5, 10,50,000, तो बाकी आपको 19,50,000 आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो 3 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको, 3 लाख का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो 3 लाख रुपया का आपको रिडम्पशन प्रीमियम जो आपको दिख रहा है, इसको आप राइट ऑफ कर सकते हो पीएल से, इसको आप राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से। इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन अभी होना बाकी है। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम या पीएल से इसको राइट ऑफ हम लोग कर देंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसको राइट ऑफ करना।
ठीक है ना। अब फटाफट से ट्रांजेक्शन हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा एंट्री। अब ठीक है, सबसे पहले क्या करना हम लोग को, प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल हम लोग को मेड करना है। पैसा हम लोग को मिल जाएगा। जैसे ही पैसा हम लोगों को मिल जाएगा, है ना, फिर हम लोग अब क्या करेंगे, फिर हम लोग अब नया शेयर्स हम लोग यहाँ पर इशू करेंगे। इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख इंटू 2 एप्लीकेशन आएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग, अलॉट करेंगे शेयर्स, अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। कॉल वाला ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हम लोग अब ड्यू करेंगे रिडम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। प्रीमियम को हम लोग, ये एंट्री आप लास्ट में भी कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, ये भी एंट्री लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये 19,50,000 कैसे है, मैंने आपको कैलकुलेशन ऊपर दिखा दिया है ना। और फिर यहाँ पर प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। और बैलेंस शीट एक बार जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेंगे ना, अपने आप को समझ में आ जाएगा, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अभी छोटा डिस्कशन हमारा बाकी है सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेकर। अब आप एक चीज समझना यहाँ पर, ठीक है, जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है ना, जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है, इसको तो हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है। मतलब ये क्रेडिट होगा, राइट ऑफ करेंगे इसको तो जब ये क्रेडिट होगा तो डेबिट किसको करना है, तो देखो जनरली पीएल ही डेबिट होगा। पीएल जनरल रिजर्व जो फ्री रिजर्व जो भी रहेगा हमारा, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि पीएल से राइट ऑफ ये होगा। ठीक है, बड़े चीज समझना ध्यान से आप, दो कंडीशंस दिया हुआ कंपनी लॉ में, उन दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो गया ना, तो आप पीएल के अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। समझना चीजों को, आपको पीएल से ही राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। आपको मैं दो कंडीशन बता रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो गया तो आप अपार्ट फ्रॉम पीएल इसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है सर वो कंडीशन। देखो पहला कंडीशन तो ये है कि ये जो हमारा शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर जो अभी रिडीम हो रहा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट के पहले ही इशू हो चुका था ये शेयर। या फिर अगर ये कंडीशन चलो फुलफिल नहीं हो रहा, ये इधर भी मतलब 2013 के बाद का शेयर्स अगर ये है, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या और बोल सकते हैं कि अगर कंपनी पे सेक्शन नंबर 133 के द्वारा दिया गया जो प्रिस्क्राइब किया हुआ जो स्टैंडर्ड्स है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोला गया है, वो फॉलो नहीं करता ये कंपनी, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, जो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं, सब पे हो ही रहा है एप्लीकेबल। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो पीएल को छोड़कर और किसी से राइट ऑफ करना सही नहीं है। और यही चीज अगर आप सीए फाउंडेशन का कोई अगर आप मटेरियल उठा कर देख लोगे ना, सीए इंस्टीट्यूट का, आप सीए फाउंडेशन का मटेरियल उठा कर देख लोगे तो वहां पर साफ साफ लिख ही दिया वो लोग कि आप नहीं कर सकते हो। हाँ बट सीएमए इंस्टीट्यूट जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जिसका हम लोग को एग्जाम देना, मार्क्स तो हमें अपना इंस्टीट्यूट ही देगा ना, वो साफ साफ बोलता है कि देख भाई तुम कर सकता है यूज, कोई दिक्कत नहीं है। और कर सकता ही नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यूज करता है ये लोग। अब आप समझो, देखो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है जो मैंने आपको ये दिया ना, ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। आप समझो यहाँ पे इनके पास फीस जब में पैसा पड़ा हुआ था, आप देख रहे हो क्या यहाँ पर, बट क्या यूज किया इन्होंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ बट एक चीज ध्यान रखना, ये लोग कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करता है, जो नया शेयर अगर अभी इशू हुआ, जैसे हम लोग जो अभी नया शेयर इशू किए ना, 1.5 लाख शेयर, इसमें भी तो 2 रुपया प्रीमियम था, यहाँ से भी तो 3 लाख रुपए आया था। क्या वो पैसा यूज करता है ये लोग, नहीं वो ये लोग यूज नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में, बस वही पैसा ये लोग यूज करता है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हो सकता है इंस्टीट्यूट बहुत जल्द कोई नोटिफिकेशन लेकर आ जाए और बोल दे कि नहीं ठीक है अब से पीएल से ही राइट ऑफ होगा, अगर ऐसा होता है तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बट अभी तक जब तक कुछ नहीं है क्लैरिफिकेशन ऐसा, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ करना है। लेकिन ध्यान रहे कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट में, वही। ठीक है, चलो अब देखो इसको लेकर भी मैंने नोट्स में साफ साफ शब्दों में लिख दिया है सब कुछ। देखो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी redeemed at premium, such premium can be written off through P&L. Premium can also be written off through securities premium in addition to P&L only if
only if such preference shares are issued before commencement of the Companies Act 2013, or if company does not comply with the accounting standards as per section 133। दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल नहीं लगता नॉर्मली हम लोग को आज के टाइम में। दस फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट द सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओनली इफ एनी ऑफ द अबव इज सेटिस्फाइड। However, ICMAI assumes that securities premium appearing in the balance sheet, not out of issue made for the redemption, can be used for above. Hence, we will also apply the same in questions। बोलो क्लियर हुआ क्या? हम भी लोग क्वेश्चन में वही अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर तो हो चुका है ना? चलो, अब ये जनरल एंट्रीज हमने देख ही लिया अभी, है ना? ये सब चीज़ तो नया शेयर इशू करना है, डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, कोई एसेट वगैरह भी हम लोग सेल कर सकते हैं, अभी आगे चल के आएगा। शेयर होल्डर्स को पेमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ हमने अभी तक देख लिया। अब यहाँ पर दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है? अब वो दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पर देखना भी, ठीक है? अब वो दो स्पेसिफिक टाइप ये है कि आपको शेयर्स इशू करना पड़ सकता है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा, इसका नंबर फाइंड आउट करना हमारे लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। बट वो दो अलग अलग वे में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो स्पेसिफिक तरीके का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अब उसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा मुझे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। देखो यहाँ पर, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी BK लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully paid up, and 2009% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up, as on 31st March 2020। The other particulars as at 31st March 2020 are as follows। जनरल रिजर्व है इनके पास 1,20,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 60,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपको चेक करना पड़ेगा ये सब रिजर्व में क्या कुछ भी अमाउंट फ्री है क्या, तो सब में देखो बता देगा आपको, बोलता है नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है, तो 15,000 रुपये ये फ्री नहीं है। कैसेट बैंक इनके पास पड़ा हुआ है 1,95,000 रुपया। तो आप देखो यहाँ पर जो मेन हमारा काम का चीज जो यहाँ पर है, ये 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है इनके पास इनटू 100, मतलब 2 लाख रुपया का, ठीक है? क्या चाहता है ये लोग, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगा, इसका मतलब 2,000 इंटू 110, ये 2,20,000 रुपये इन लोग को लौटाना है, ठीक है? For this purpose of redemption, for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing the undistributed reserve and surplus। अब देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं यहाँ पर, डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो लोग इस रिडम्पशन के लिए नया शेयर्स इशू कर सकता है। बोला हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले उन लोग को अपना रिजर्व यूज करना पड़ेगा। सर रिजर्व यूज करना पड़ेगा मतलब समझे नहीं सर। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, अगर आपको 2 लाख, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में था 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, तो अगर आपको इसको रिडीम करना है तो आपका फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा होना चाहिए कम से कम 2 लाख रुपया, ताकि आप उसको CRR में ट्रांसफर कर पाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको नया शेयर आपको इशू करना पड़ेगा, फ्रेश इशू आपको करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि पहले हम लोग यूटिलाइज करेंगे रिजर्व, अगर रिजर्व में नहीं बन पाया बात रिजर्व से, तो हम लोग फ्रेश इशू की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये लोग बोलना चाह रहा है पहले रिजर्व यूज करेंगे, रिजर्व से काम अगर नहीं बना तो हम लोग नया शेयर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम ऑफ ₹40,000 शैल बी रिटेन्ड इन द जनरल रिजर्व। बोला ठीक है, देखो रिजर्व यूज तो करेंगे, ये नहीं कि पूरा खाली कर देंगे, क्योंकि हमें और भी तो काम पड़ सकता है आगे चल के ना। तो बोला 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी 1,20,000 हमारे पास है ना, 1,20,000 में 40,000 छोड़ देंगे, चलो 80,000 तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना। फिर क्या बोलता है, एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। कंपनी ऑल्सो सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,500 ऑफ 4,500 इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड कंसिस्टिंग
45,000 एट ₹9 पर शेयर। अब देखो यहाँ पर पीएल में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 60,000, ठीक है ना। 60,000 में से सबसे पहले तो राइट ऑफ करना पड़ेगा हम लोगों को 20,000 का प्रीमियम। सही मारा क्या? आप समझो, 2,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस जो रिडीम होगा 10-10 रुपए के प्रीमियम पे, वो राइट ऑफ भी तो होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, है ना, इनके पास है नहीं, तो 20,000 तो वहां यूज हो जाएगा, 20,000 तो वहां यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी 40,000 बचा है, बट अभी रुको, थोड़ा सब्र करो। देखो इनके पास 45,000 रुपया कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट है, कोई जी लिमिटेड कोई कंपनी है जिसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है। कितना? 45,000 रुपया, 4,500 शेयर का। इसको बेच रहा है 9 रुपया करके, 4.5 इंटू 9 बेचा है 40,500 में, मतलब 4,500 का तो नुकसान झेल गया ये लोग। अब ये 4,500 का जो नुकसान झेला, ये कहाँ जाएगा? ये भी तो पीएल में जाएगा, तो अल्टीमेटली पीएल से ही पैसा घटेगा। तो 60,000 माइनस 24,500 करो तो 35,500। तो इन लोगों के पास कुल मिला के जो फ्री रिजर्व का पैसा जो ये लोग यूज कर सकता है, वो है 80,000 प्लस 35,500, 1,15,500, 1,15,500। और इन लोगों को कितना का फेस वैल्यू का चीज रिडीम करना है? 2 लाख का। तो इन लोगों को बाकी जो है 84,500 का, तो इन लोगों को शेयर्स इशू करना ही पड़ेगा, इतना का फेस वैल्यू का शेयर्स, जिसका प्रोसीडिंग के पास आ जाए। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हम लोग को। इसके लिए लिखो यहाँ पर वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, तो इनका मेन जो है कहानी किसके लिए यहाँ पर, रिजर्व के लिए कि पैसा के लिए? तो देखो पैसा इनके पास हो जाएगा, 1,95,000 पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 40,500 में, तो पैसा तो इनके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2,20,000 रुपया। इनका जो मेन कंसर्न था वो था रिजर्व को लेकर, है ना। तो हम लोग को रिजर्व को लेकर बात अगर है तो हम स्टार्ट करेंगे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड 2 लाख लेस अवेलेबल फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा तो है 1,20,000, बट 40 यूज नहीं कर सकते, 80,000 यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद पीएल, पैसा तो है 60,000, बट प्रीमियम राइट ऑफ होगा 20,000, 4,500 का लॉस होगा। सब कुछ कर कुराए कितना आया था? 35,500। तो इतना का तो हम लोगों को शेयर्स नया इशू करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? है ना। बस अब एंट्रीज कर दो, पूरा आसान हो गया अब तो जिंदगी। ड्यू करो रिडेम्पशन के लिए, चाहे पहले चाहते हो तो इशू कर लो, चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है अभी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 8,450 शेयर ये लोग इशू करेगा, 84,500। ठीक है, ये हो गया। फिर ड्यू को रिडेम्पशन के लिए कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था? 9%। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 20,000। टू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,20,000। ठीक है, पेमेंट कर दो इनको।
और ये करते ही प्रीमियम को राइट ऑफ करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000। अच्छा एक एंट्री छूट गया बीच में, वो सेल किया था ना, हाँ तो पहले सेल कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये पैसा चाहिए ना रिडीम करने के लिए, तो ये पहले सेल कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट 40,500, 4,500 इंटू 9, फिर पीएल जो लॉस हुआ 4,050 ना, 4,500, और टू इन्वेस्टमेंट 45,000। ठीक है क्या? तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लो कितना हम लोगों ने प्रॉफिट्स का यूज किया है। तो देखो हम लोगों ने प्रॉफिट का यूज किया था यहाँ पर 1,15,500, तो ये हम लोग को सीआरआर में डालना पड़ेगा ना अब तो डालो सीआरआर में पैसा। जनरल रिजर्व कितना यूज होगा? 80,000। पीएल कितना यूज होगा? 35,500 टू सीआरआर, ठीक है ना। मैं हटता हूँ एक बार, पूरा कॉपी कर लो फटाफट से ऊपर से यहाँ से पूरा। करना, चलो देखो अभी क्या बोलता है, ध्यान से देखो यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। Question may require calculation of number of shares to be issued for the purpose of redemption of preference shares. Shares may be issued। अब देखो दो दो वजह से शेयर इशू करना पड़ता है हम लोग को। एक, या तो पैसे का कमी हो, या फिर रिजर्व में पैसा है ही नहीं। मान लो आपके पास बैंक अकाउंट में 100 करोड़ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो भी आप रिडीम नहीं कर सकते ना, अगर फिर रिजर्व में पैसा नहीं है तो ट्रांसफर कैसे करोगे सीआरआर में? तो हो सकता है पैसे की कमी हो या फिर रिजर्व का कमी हो। तो दो वजह हो सकता है। टू ओवरकम शॉर्टफॉल ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, मतलब फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास पैसा ही नहीं है रिडम्पशन करने के लिए, मतलब भले ही फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है बट मेरे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है मेरे पास कि मैं रिडीम कर सकूं। तो दो में से कोई एक वजह से हम लोगों को रिडम्पशन यहाँ पर करना, मतलब शेयर हम लोग को इशू करना पड़ सकता है। तो देखो हम लोगों को सीआरआर के लिए, सीआरआर में मतलब फ्री रिजर्व के लिए अगर करना पड़ गया जो हम लोगों ने अभी किया, उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को? हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड 2 लाख रुपया, माइनस अमाउंट अवेलेबल इन फ्री रिजर्व आफ्टर यूटिलाइजिंग आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हम लोग किए ना अभी 4,500 का इन्वेस्टमेंट का लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो 20,000 था, ये सब चीज, और जनरल रिजर्व भी हम लोग किए 80,000 यूज किए कि हम लोग को 40,000 रखना था। ये सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या देखे, इतना अमाउंट हम लोग का आ रहा है, तो बाकी हम लोग को तो इशू करना पड़ेगा 84,500, और एक एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 8,450 हम लोग को इशू करना पड़ेगा। ध्यान देना ये नोट अभी जो हम लोगों ने किया इसके बारे में है। इफ एनी बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन फ्री रिजर्व, जैसे मान लो 10,000 रुपये आपको रखने बोल दे जनरल रिजर्व में, जैसे हमारे केस में था 40,000 रखना था, then that reserve can be used only after setting aside that seed balance। ये समझो 1,20,000 था ना, तो वो 40,000 हटाने के बाद ही हम लोग यूज किए ना 80,000 रुपया, थोड़ी पूरा हम लोग कर दिए 1,20,000। अब तो दूसरा जो रीजन हो सकता है शेयर इशू करने का वो हो सकता है फाइनेंस, मतलब पैसा इनके पास कम है इसलिए ये शेयर इशू करना चाह रहे हैं। तो आओ देखते हैं वैसा क्वेश्चन भी हम लोग एक बार कि कितना रुपया कमी अगर आया तो कैसे आपको क्या निकालना है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, the summarized balance sheet of Clean Limited as on 31st March 2019 is as follows। शेयर कैपिटल हमारे पास है 5,80,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस है 96,000, फिर करंट लायबिलिटी है, फिर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स हमारे पास दिया हुआ है। अब बताता क्या क्या देखो इनके पास है शेयर कैपिटल में। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4.5 लाख। तो इसमें से 4.5 लाख तो इक्विटी शेयर है, ठीक है, एंड ₹100 ईच 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1,30,000। इशू कब हुआ है? 1/4/17, मतलब 13 के तो बाद ही हुआ है, ठीक है। तो 1,30,000 रुपये का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है।
रिजर्व एंड सरप्लस में जो है सिर्फ और सिर्फ पीएल का बैलेंस है, मतलब ये फ्री रिजर्व है हमारे पास कितना, 96,000, ये पूरा पूरा पीएल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब हम लोगों को 13,000 का प्रीमियम के साथ 143 1,43,000 हम लोगों को यहाँ पर रिडीम करना है ना। 1,30,000 का तो नॉर्मल वैल्यू इसका हो गया, और फिर 13,000 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलता है, देखो यहाँ पर क्या क्या डिसाइड किया, ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को बेच देगा 30,000 में। इन्वेस्टमेंट कितना का था, इन्वेस्टमेंट था 37,000 का, 30,000 रुपये में बेच देगा, मतलब 7,000 का नुकसान यहाँ हुआ, पर 30,000 रुपया भी आ गया। ठीक है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,000 रुपया। बोला कंपनी फंड में देखो कितना पड़ा हुआ है, बोला 62 पड़ा हुआ है, 62 में से 24,000 हटा दो, बाकी यूज कर लेना। ठीक है, 24,000 रखना पड़ेगा। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर of rupees 50 each at a premium of rupees 10 per share to raise the balance of funds required। अब बाकी जो फंड का कमी हो, अब उसके लिए नया शेयर इशू करना, पैसा हमारे पास तो है नहीं। अब देखो इसके लिए सिंपलेस्ट वे पता है क्या हो सकता है, एकदम इजीएस्ट वे, देखो अब ध्यान से। आपको कितना रुपए चाहिए रिडम्पशन के लिए, आपको चाहिए रिडम्पशन के लिए 1,43,000 रुपया। बट इसके बाद भी, इस रिडम्पशन के बाद आपके पास कितना रुपया रहना चाहिए बैंक अकाउंट में, 24,000 रुपया। मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके पास अभी 1,67,000 का रिक्वायरमेंट तो है। 1,43,000 रिडीम करना है, 24 आपके पास रखना है आपको। और आपके पास है कितना, आपके पास है 62,000। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 30,000 का, अभी भी कितना जरूरत है आपको है, अभी भी आपको चाहिए 75,000 रुपया। ये आ रहा ना, अभी भी आपको चाहिए 75,000 रुपया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमने तो बोलता है क्या, 50 रुपया वाला शेयर इशू कर लो, 10-10 रुपया का प्रीमियम पे, मतलब 60-60 रुपया का शेयर। तो कितना नंबर ऑफ शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा, 1,250 शेयर। तो 1,250 शेयर अगर हम लोग इशू कर दे तो हमारा काम हो जाएगा पैसे के लिहाज से। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन पढ़ के ना आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे के लिए इन लोगों का दिक्कत चल रहा है कि इन लोगों का फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है। मतलब समझ आ रहा है, फ्री रिजर्व में फंड इनके पास नहीं है कि इनके पास बैंक बैलेंस का कमी है। आपको वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ मैं आपको रटवा नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा वहां पे पढ़ के समझ में आ रहा था कि सर वहां पर हम लोगों को जो कमी था वो किस चीज का था, वो था वहां पर फंड नहीं है रिजर्व में, उसके लिए। बट यहाँ पर रिजर्व में फंड भले ही हो जाएगा, बट इनके पास पैसा ही नहीं रिडम्पशन करने के लिए। ठीक है, चलो आओ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी issued। रिडम्पशन अमाउंट बताओ कितना है, 13,000 शेयर्स इंटू 110। ठीक है, तो 1,43,000 रुपया इतना अमाउंट। इसमें से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को तो और पैसा रखना भी तो है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 24,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास 1,67,000 रुपया होना चाहिए। हम लोग लेस क्या बोलेंगे यहाँ पर, अमाउंट अवेलेबल। आप बताओ बैंक बैलेंस कितना है इनके पास, तो बैंक बैलेंस है 62,000, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना आ गया था, 30,000।
तो इनको 75,000 तो चाहिए होगा। ये है अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तुम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इशू प्राइस देखो कितना करके है, 60। तो इनको 1250 नंबर ऑफ शेयर्स इनको इशू करना पड़ेगा, ठीक ना। क्लियर है क्या। बहुत बार आपको बोलता है कि बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, शेयर्स वेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व में तो पड़ा हुआ है फंड, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है, तो लोन कितना लेना पड़ेगा, तो लोन 75,000 लेना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, चलो उसका एंट्री करते हैं हम लोग अब। इशू करते हैं शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट 1250 × 60 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं हम लोग, 30,000 रुपया आएगा, बट वो भी 37,000 का था, तो लॉस ऑन सेल पीएल में जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 37,000 रुपया। ठीक है, डन ना। और अब ड्यू करें रिडम्पशन के लिए, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 8%। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1,30,000 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 13,000 रुपया, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,43,000। ठीक ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,43,000 टू बैंक, अब पैसा इनके पास है, ये कर सकते हैं रिडीम। प्रीमियम रिडम्पशन को हम लोग को राइट ऑफ करना है, 13,000 रुपया, और इसके बाद सिक्योरिटी नहीं है ना यहाँ पे, तो ऐसे भी ठीक है। और देखो अब इनको सीआरआर में पैसा डालना तो पड़ेगा ना, तो देखते हैं सीआरआर में कितना जाएगा। तो ये लोग रिडीम किए हैं 1,30,000 का फेस वैल्यू, 1,30,000 का फेस वैल्यू, और कितना इनके पास प्रोसीड आया है प्रेस इशू से, प्रीमियम छोड़कर, वो आया है 62,500 का। $67,500। तो अब चेक कर लो इनके पास 80,500 रुपया पड़ा हुआ है भी कि नहीं, तो आई थिंक पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। 96,000 था, जिसमें 7,000 हमारा चला गया था वो लॉस राइट ऑफ करने में, तो भी 89 पड़ा हुआ था, 80,500 चाहिए। डन ना, कर सकते हो इस तरह से, है ना। अब देखो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर बनाया हुआ नोट्स, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड और बैंक लोन टू बी रेज्ड टू फाइनेंस रिडेम्पशन, टू फाइनेंस रिडेम्पशन, पैसा चाहिए इनको। रिडेम्पशन का अमाउंट देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रिडेम्पशन प्राइस, ऐड करो मिनिमम बैंक बैलेंस जितना इनको चाहिए, जैसे 1,43,000 रिडीम करना था, बैंक बैलेंस था 24, तो 1,67,000। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना है इनके पास, तो वो था 62। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अगर कुछ नया अगर डिवेंचर वगैरह इशू करता तो, नहीं किया था। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट, तो वो 30,000 रुपया हम लोग को आया था वहां से, तो सब कुछ करने के बाद हम लोग को और चाहिए 75,000। अब आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर इशू प्राइस से डिवाइड हुआ है नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करते वक्त, बट ये चीज अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पर फेस वैल्यू से डिवाइड हुआ था। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग सीआरआर का बात करते हैं तो वहां पर प्रीमियम काउंट नहीं होगा, और हम लोग स्टार्ट भी देखो इसलिए कहाँ से किए थे हम लोग, फेस वैल्यू से। बट यहाँ अगर आप काउंट करो, देखो यहाँ पर देखो एक बार, तो यहाँ पर रिडम्पशन अमाउंट हम लोग शुरू किए। और दूसरा चीज, अगर बात आप पैसा का कर रहे हो ना, अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आप फेस वैल्यू पे करो, प्रीमियम पे करो, कैसे भी करो, प्रीमियम पे करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा ही, अब काम तो हो जाएगा आपका।
अरे आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो वो बात का बात है, पर ट्रांसफर टू सीआरआर, बट फंड तो आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए जब पैसा कैलकुलेट करने का बात जब आएगा, जब पैसे के लिए शेयर जब हम लोग इशू जब हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग को इशू प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है, ना कि फेस वैल्यू से। हाँ, अगर सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए फाइंड आउट करना रहा तो हम लोग करेंगे फेस वैल्यू से। हम लोग क्लियर है अभी तक? कोई डाउट नहीं? आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से क्लियर है। अब छोटा मोटा जो नोट्स छूटा है, चलो मैं एक बार पढ़वा दूँ इन सबको भी। ठीक है, ये सब वही क्या है ना, एसिड वगैरह सेल में देख लिया। अब देखो, मान लो हम लोगों को पेमेंट करना है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है, उसमें से मान लो किसी के पास 500 शेयर है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हम लोग, वो बंदा कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो बाद में दिया जाएगा, बाकी लोग को होल्ड मत रखना, बाकी जिनका बनता है पैसा उनको दे दो, जिसका नहीं बनता वो बाद में उसको दे देंगे हम लोग। ठीक है ना, ये नहीं कि बाकी लोग का पैसा भी रोक दो। ठीक। राइटिंग ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, पीएल से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, बट जनरली मैंने क्या बताया था आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएलसी होना चाहिए, ये जनरल रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व से होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से ये नहीं होना चाहिए था, बट इंश्योर कर रहा तो हम भी लोग करेंगे। ट्रांसफर अमाउंट टू सीआरआर फ्री रिजर्व से ही होगा, तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर अदर कोई फ्री रिजर्व कभी पड़ा रहा तो उससे भी काम हमारा हो जाएगा। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और एनी स्टैट्यूटरी रिजर्व कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर, बट हाँ कभी कदार इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन सब का फ्री पोर्शन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है कि 20,000 रुपया है ना, इसका 8,000 रुपया फ्री है, आप उसको यूज कर लो। सर फ्री का मतलब क्या होता है वो तो बताओ, कहीं पे लिख दिया अगर फ्री तो मान लेंगे, हाँ तुमको लिखा रहेगा, आप टेंशन नहीं लो इतना। बट समझाता हूँ, देखो होता है क्या, समझो ये। तुमको याद होगा अगर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पढ़ रखा ना बचपन में, वहां आता था ना यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, आपको याद है वहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड करके 20,000 रुपया। और अगर आपको बताता है मान लो इन्फॉर्मेशन में कि लाइबिलिटी बस 8,000 रुपया ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, तो बाकी 12,000 जो है ना फंड का वो फ्री हो गया। और फ्री वाला याद करो क्या करते थे हम लोग, पार्टनर्स में बांट देते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एडमिशन का टाइम, रिटायरमेंट का टाइम, सब टाइम बांटते थे हम लोग, क्यों? क्योंकि वो फ्री हो गया ना वो रिजर्व तो अब, इसलिए बोलते हैं फ्री पोर्शन ऑफ दीज रिजर्व्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है। ये नोट्स और ये पीडीएफ क्वेश्चन का दोनों ही शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे, आप वहां से ले लो एंड अच्छे तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ, इसीलिए मैं प्रैक्टिस के साथ यहाँ करवा रहा हूँ, वरना मैं क्या करता, सबका सॉल्यूशन पहले से ही यहाँ पे रख देता, ताकि वीडियो जो है वो 20-20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ना, एक एक सवा एक घंटा मेरा नहीं जाता। बट अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी बैठ के टाइम थोड़ा दो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, आप भी कंप्लीट करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।